Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? वेरी गुड। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हमारा चल रहा था पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन का। तो आज एक एक्सप्रेशन अपन और लेते हैं ताकि आपकी चीजें रिकॉल हो जाएं, फिर सूडो कोड और फिर बात करते हैं इसके कोड की। राइट, सो once more let's discuss what were the steps for evaluating a post fix expression. ठीक है, सबसे पहले तो आप बताइए ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं ये क्या एज्यूम करके बना रहे हैं? जल्दी बोलिए, ये प्रोग्राम किस एजम्पशन को लेकर बनाया जा रहा है? लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो बताएं, हमें यूजर से क्या मिलेगा और किस फॉर्म में मिलेगा? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। ये प्रोग्राम का बेस क्या है? नहीं बेटा, इनफिक्स नहीं मिलेगा, गलत। ये प्रोग्राम ये मानकर लिखा जा रहा है कि यूजर हमें एक वैलिड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन देगा। आई होप आप वैलिड का मतलब समझते होंगे। वैलिड का मतलब वो पोस्ट फिक्स के सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू वेरीफाई कि यूजर का इनपुट सही है कि नहीं है। हम ये मानकर चल रहे हैं यूजर हमें एक वैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन देगा और हमें एक एल्गोरिथम दी गई है जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं, एक बार फिर करेंगे। वो एल्गोरिथम हमें इस एक्सप्रेशन पे लगानी है ताकि हमें इस एक्सप्रेशन का आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो इमेजिन करिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास है उसका मैं आपको इनफिक्स दिखा रहा हूं। इनफिक्स इसलिए ताकि हम लोग अपने आंसर को क्रॉस चेक कर पाए। यूजर हमें इनफिक्स नहीं देगा, याद रखिएगा, यूजर हमें पोस्टफिक्स ही देगा। तो सपोज करिए हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 -1 प्लस 8। सबसे पहले बताइए इसका मैथमेटिकल आंसर क्या आ रहा है? इसका मैथमेटिकल रिजल्ट कितना आ रहा है? ये सॉल्व होगी तो क्या आंसर देगी? मनीष एक बार फिर करो। बिल्कुल सही, इसका आंसर आना चाहिए 11। इसका रिजल्ट आना चाहिए 11। ठीक है, अब जरा इसका पोस्टफिक्स बनाइए। इसका पोस्टफिक्स बनाइए और लिखिए चैट विंडो में अपना अपना आंसर। टू 6 इंटू 3/1 - 8 प्लस। बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो इसका पोस्टफिक्स है 2 6 इंटू, ठीक है, 3/1 - 8 प्लस। और मैंने आपसे ये भी कहा था ये एक्सप्रेशन यूजर से हम किस में लेंगे?
ये एक्सप्रेशन हम अपने प्रोग्राम में कहां रखेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। इसको इनपुट किस में करेंगे, किस में स्टोर करेंगे? शाबाश। कौन सा एरे? इंटीजर का एरे। इसे रखने के लिए कौन सा एरे यूज होगा? वेरी गुड, कैरेक्टर का एरे। इंटीजर के एरे में आप सिंबल्स नहीं रख सकते हैं, राइट? लेकिन कैरेक्टर के एरे में सिंबल और डिजिट दोनों रख सकते हैं। कैरेक्टर के एरे में सिंबल और डिजिट दोनों रखे जा सकते हैं, बिल्कुल रखे जा सकते हैं। तो मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि हमारे प्रोग्राम में ये डिजिट एज अ कैरेक्टर इनपुट हुए हैं, ठीक है? इसका कोडिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है? तो ये आपके पूरा इनपुट है जो आपने कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर कर रखा है। अब इस पे हमें लगानी है जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एल्गोरिथम बताई थी, वो तो एक बार फिर अप्लाई करते हैं उसे। शुरुआत एक एम्प्टी स्टैक के साथ होगी। आई होप आपको याद होगा, एल्गोरिथम कहती है आप अपनी एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, एक एक एलिमेंट उठाएंगे और चेक करेंगे वो एलिमेंट ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट पिक होगा वो होगा 2। आप बताइए 2 ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है? 2 ऑपरेंड है। एज पर दी एल्गोरिथम 2 हो जाना चाहिए स्टैक में पुश, राइट? यही था ना स्टेप। अगर ऑपरेंड आए तो स्टैक में पुश करते जाओ। बी, अगला एलिमेंट आप पिक करेंगे तो वो आएगा 6। 6 भी ऑपरेंड है, यस। तो 2 के ऊपर पुश हो जाएगा 6। फिर थर्ड स्टेप में आएगा इनटू। इनटू, गौर कीजिए, एक ऑपरेटर है। जैसे ही इनटू आएगा 2 और 6 को अपन पॉप करेंगे, इनटू को 2 और 6 पे अप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया? 2 और 6 पे इनटू अप्लाई हुआ तो वो हो गया 12। और 12 को स्टैक में दोबारा पुश कर देंगे। 12 को स्टैक में हम दोबारा पुश कर देंगे। फिर इसके बाद कोड आगे बढ़ेगा, अगला एलिमेंट हमें मिलेगा। अगला एलिमेंट हमें कौन सा मिल रहा है? अगला एलिमेंट हमें 3 मिल रहा है। 3 ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है? ऑपरेंड है। एज पर द एल्गोरिथम 3 भी स्टैक में पुश हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो अपॉन मिलेगा। अपॉन ऑपरेटर है, एल्गोरिथम दोनों ऑपरेंड्स को पॉप करेगी। अब कोई कंफ्यूजन रखिएगा मत कि सर जब पॉप होंगे तो ये 3/12 बनेगा कि ये 12/3 बनेगा। ये 12/3 बनेगा। क्यों बनेगा 12/3? क्योंकि याद करिए आप स्टैक पढ़ रहे हैं और स्टैक लीफो पे बेस्ड है। अगर स्टैक लीफो पे बेस्ड है तो बताइए जो पहला ऑपरेंड होगा वो पहले पुश हुआ होगा, जो दूसरा ऑपरेंड होगा वो बाद में पुश हुआ होगा। तो जो सबसे ऊपर ऑपरेंड बैठा है वो सेकंड ऑपरेंड होगा कि नहीं? ये बात समझ में आई है आपको? नहीं आई? अगर आप स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 12 फर्स्ट ऑपरेंड हुआ ना, क्योंकि स्टैक में पहले वो जाएगा जो पहला ऑपरेंड था, बाद में वो जाएगा जो दूसरा ऑपरेंड था, है ना? तो क्योंकि स्टैक के अंदर 12 नीचे और 3 ऊपर है, तो एल्गोरिथम जब इन्हें पॉप करेगी तो 3/12 नहीं करेगी, करेगी 12/3। समझ आ रही है बात? जो टॉप ऑपरेंड है वो सेकंड ऑपरेंड की तरह दिखा जाएगा, जो बॉटम वाला ऑपरेंड है वो फर्स्ट ऑपरेंड की तरह देखा जाएगा। हो रहा है क्लियर? इस बात का फर्क पड़ेगा क्या कैलकुलेशंस पे कि हम किसे फर्स्ट और किसे सेकंड मानते हैं? इस बात का कैलकुलेशंस पे फर्क पड़ेगा हम किसे फर्स्ट ऑपरेंड और किसे सेकंड ऑपरेंड मान रहे हैं? बिल्कुल पड़ेगा। कम से कम माइनस और अपॉन और मॉड इन तीन में तो पड़ेगा ना, भले ही प्लस और इंटू में ना पड़े, भले ही प्लस और इंटू में ना पड़े, लेकिन माइनस अपॉन और मॉड इनमें तो फर्क पड़ेगा। तो हमें याद रखना है जो ऊपर ऑपरेंड है वो सेकंड ऑपरेंड है और जो नीचे ऑपरेंड है वो फर्स्ट ऑपरेंड है। तो जब पॉप होगा तो ये 12/3 बन के सॉल्व होगा। कितना होगा 12/3? 4। 4 वापस हो जाएगा पुश। फिर एल्गोरिथम आगे बढ़ेगी। आगे अपन को 1 मिला, 1 ऑपरेंड है, यस 1 ऑपरेंड है। तो एल्गोरिथम स्टैक में 4 के ऊपर 1 पुश कर देगी। फिर उसके बाद अपन को माइनस मिला,
माइनस ऑपरेटर है, यस माइनस ऑपरेटर है। अगर माइनस ऑपरेटर है तो 1 और 4 पॉप होंगे। पॉप होने पर ये क्या बन जाएगा? पॉप होने पर ये बन जाएगा 4 - 1। अगेन सेम प्रिंसिपल के अनुसार, जो फर्स्ट ऑपरेंड है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड ऑपरेंड है, जो नीचे वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट ऑपरेंड है। तो बन जाएगा 4 - 1, जिसका रिजल्ट हुआ 3। ठीक है, इसके बाद फिर हमें अगला एलिमेंट मिलेगा। अगला एलिमेंट क्या मिलेगा? 8। 8 इज एन ऑपरेंड, तो 3 था, 3 पे 8 पुश होगा और फाइनली हमें मिलेगा प्लस। जब प्लस मिलेगा तो 8 और 3 पॉप होंगे। एल्गोरिथम इन्हें सॉल्व करेगी। 3 + 8, 3 + 8 बन जाएगा 11। नोटिस करिए इसके बाद में नल कैरेक्टर आ रहा है। एल्गोरिथम नल कैरेक्टर को देखकर रुक जाएगी। ये 11 स्टैक से पॉप होगा और यही 11 हमारे एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। इस प्रोसेस में कोई डाउट ना हो तो मैं सूडो कोड पे आऊं। डाउट है तो बताइए। पूरा प्रोसेस क्लियर है? ठीक है, अब मैं 2 बातें अपनी तरफ से और बोल दूं। आप कोडिंग की तरफ बढ़े उससे पहले हम इस कोड को ये मानते हुए भी लिखेंगे कि कोई भी ऑपरेंड डबल डिजिट का नहीं होगा। रिमेंबर दिस, हमारी एल्गोरिथम 12 नहीं लेगी। अगर यूजर ने 12 दिया तो वो से 1 और 2 अलग अलग देखेगी। समझ आ रही है बात? राइट, जैसे आपके सामने अभी है वो जो 2 और 6 हैं, वो 26 नहीं माने जा रहे हैं। 2 अलग माना जा रहा है, 6 अलग माना जा रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, कारण सिंपल है। अपन कैरेक्टर एरे यूज कर रहे हैं और कैरेक्टर एरे में एक सेल में 2 डिजिट नहीं रख सकते आप। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन आप आगे जाकर दूर करेंगे, बट अभी के लिए एल्गोरिथम पे रेस्ट्रिक्शन है कि एल्गोरिथम ये मानकर चल रही है एवरी ऑपरेंड विल बी ऑफ सिंगल डिजिट। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सूडो कोड पे। सूडो कोड फॉर इवैल्यूएटिंग अ postfix expression. So let's begin with step 1. Step 1 है scan the given postfix expression 1 character at a time. एक्सप्रेशन को एक एक कैरेक्टर करके स्कैन कीजिए। स्टेप 2, चेक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आप आगे चलकर एक एल्गोरिथम और पढ़ेंगे और वो राइट टू लेफ्ट की स्कैनिंग करेगी, इसलिए यहां लेफ्ट टू राइट मैंने स्पेशली मेंशन करा है। देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेप which will be checking whether the given character is an operator or operand. चेक करना है कि जो कैरेक्टर आपको मिला ये ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है। इफ इट इज एन ऑपरेंड, अगर ये एक ऑपरेंड है, देन आप बताइए क्या करना है। बोलिए बोलिए जल्दी। वेरी गुड, देन पुश इट इन द स्टैक। ठीक है, एंड go to step 5. Push it in the stack and go to step 5. Step 4. If it is an operator, then step 1. Very good. Pop the top 2 elements from the stack. Why we use if it is an operand? मतलब मैं समझा नहीं। Why we use if it is an operand means क्या हम ये चेक नहीं करेंगे एलिमेंट ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है? वाई इफ, सो कैसे डिटेक्ट करेंगे अनमोल कि दिया गया एलिमेंट ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है?
बताइए। सो आपको क्या लगता है ये इफ एक ही बार चलेगा? व्हाट डू यू थिंक? ये हमने एक ही बार जो हम इफ लिखेंगे वो एक ही बार चलेगा? ये एक लूप का पार्ट है, ये बार बार रन होगा, तो हर बार फर्स्ट एलिमेंट थोड़ी उठाएंगे हम एरे का। सो पॉप टॉप 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 अप्लाई द ऑपरेटर ऑन देम। स्टेप 3 push back the result in the stack। स्टेप 4 के ये 3 सब स्टेप्स हैं। स्टेप 5 रिपीट द अबव स्टेप्स। कब तक? जल्दी जल्दी बोलिए, कब तक? कब तक करते जाना है एक काम? until the postfix expression ends। ठीक है, जब तक postfix expression एंड ना हो जाए। ठीक है, नल नहीं बोल सकते अपन। नल सी लैंग्वेज का तरीका होता है स्ट्रिंग का टर्मिनेशन दिखाने का। जावा पाइथन में तो कोई नल नहीं होता, इसलिए नल ना बोलकर अपन ये बोल रहे हैं जब तक एक्सप्रेशन खत्म ना हो जाए। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, फाइनली पॉप एंड रिटर्न। या रिटर्न क्यों बोल रहा हूं समझ रहे हैं आप? यहां मैं रिटर्न वर्ड क्यों बोल रहा हूं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि नहीं? रिटर्न इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पूरी एल्गोरिथम एक फंक्शन के अंदर लिखी जाएगी। एक फंक्शन बनेगा इस काम के लिए और वो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा। दैट इज व्हाई रिटर्न। सो फाइनली पॉप एंड रिटर्न द ओनली एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ओनली का मतलब स्टैक का एकमात्र एलिमेंट वही बचना चाहिए स्टैक में जो हमारी एक्सप्रेशन का आंसर होगा, which will be the answer of the expression। Is this clear? टॉस माइनस माइनस तो होगा ही ना, टॉस माइनस माइनस तो करना ही पड़ेगा। वो तो इंटरनली होगा ही पॉप के अंदर। ये स्टेप्स क्लियर हैं जो आपको दिख रहे हैं? ठीक है, चलिए अब इस कोड को करना है अपन को इम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले मुझे बताइए इसमें जो स्टैक लगेगा, स्टैक लगेगा कि नहीं पहले तो ये बताएं। स्टैक लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा स्टैक, राइट। तो इसमें जो स्टैक लगेगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी? कैन यू टेल मी? ये तो कंफर्म बात है कि इसके अंदर जो टॉस होगा वो इंटीजर होगा। आप ये सोच के बताइए जो इसके अंदर हम एरे लेंगे वो किस डेटा टाइप का लेंगे? इंटीजर एरे लेंगे, कैरेक्टर एरे लेंगे, फ्लोट एरे लेंगे, किसका एरे लेंगे? बिल्कुल गलत, फ्लोट का एरे लेंगे। क्यों फ्लोट का एरे क्यों लेंगे? क्योंकि आप स्टैक के अंदर एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर करने जा रहे हैं। क्या एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैरेक्टर होगा? आप बताइए। और आंसर डेसिमल में भी तो आ सकता है कि नहीं? तो फिर अगर आंसर डेसिमल में आ सकता है, एक्सप्रेशन का रिजल्ट रखना है, क्या ये चीजें कैरेक्टर एरे रख लेगा? नहीं रख लेगा। इसलिए जो स्टैक लगेगा इस बार वो फ्लोट का स्टैक लगेगा, ना कि कैरेक्टर का स्टैक। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस?
आगे बढ़ूं? ठीक है, अब मुझे पुश पॉप के डिक्लेरेशंस दीजिए जरा। अब मुझे पुश पॉप के डिक्लेरेशंस दीजिए जरा। अगर ये स्टैक है तो हमारे पुश और पॉप फंक्शन की प्रोटोटाइप्स क्या होंगी? लिखिए जरा फटाफट, बी फास्ट। दिमाग लगाइए, पुश की आर्गुमेंट टाइप इंट होगी, फ्लोट क्यों इंट क्यों होगी, फ्लोट होगी ना। आपसे मैंने कहा था ना, जैसा आपका स्टैक होगा वैसा ही तो आपका पुश का आर्गुमेंट होगा। तो ये होगा स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर कॉमा फ्लोट, है ना। और पॉप की रिटर्न टाइप भी फ्लोट होगी, तो ये होगा फ्लोट पॉप स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। बात हो चुकी है अपने, आप याद करिए, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, जो आप स्ट्रक्चर के अंदर एरे लेंगे, जैसा वो एरे होगा वैसी ही वैल्यू पॉप रिटर्न करेगा और वैसी ही वैल्यू आप पुश करेंगे। सही है, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा प्रोसेस आपको लिखाया मैंने सूडो कोड का, इसमें हम पूरे प्रोसेस को मल्टीपल फंक्शंस में ब्रेक करेंगे। अब मैं आपको एक एक फंक्शन का नाम बताऊंगा, उसका काम बताऊंगा, आप मुझे उसकी प्रोटोटाइप बताइएगा। दोबारा सुनिए, ये जो पूरी एल्गोरिदम आपके स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है, इस एल्गोरिदम में कई सारे काम हो रहे हैं। कई सारे कामों के लिए हम अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे। मैं आपको हर फंक्शन का नाम बताऊंगा और काम बताऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे और आप उसके नाम और काम के बेसिस पर मुझे उस फंक्शन की कंप्लीट प्रोटोटाइप बताएंगे। स्टार्ट करें? ठीक है, तो सुनिएगा गौर से। पुश पॉप के अलावा हमें एक फंक्शन और चाहिएगा जिसका नाम होगा इज ऑपरेंड। गौर करिएगा, इज ऑपरेंड। ये फंक्शन को हम कैरेक्टर एरे से आने वाला एक एक एलिमेंट पास करेंगे। ये फंक्शन चेक करेगा कि वो जो एलिमेंट इसको दिया गया है वो ऑपरेंड है या नहीं है। अगर ऑपरेंड है तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा, अगर ऑपरेंड नहीं है तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। दोबारा सुनिए, हमें एक फंक्शन बनाना है इज ऑपरेंड के नाम से, जिसे हम कैरेक्टर एरे का एक एक कैरेक्टर पास करेंगे। ये फंक्शन उस कैरेक्टर को चेक करेगा कि वो कैरेक्टर ऑपरेंड है कि नहीं है। अगर वो कैरेक्टर ऑपरेंड है तो ये हमें रिटर्न करेगा 1, अगर वो कैरेक्टर ऑपरेंड नहीं है तो ये हमें रिटर्न करेगा 0। तो आप मुझे इस फंक्शन की प्रोटोटाइप बताइए। बोलिए बोलिए, प्रोटोटाइप बोलिए। प्रोटोटाइप समझते हैं? प्रोटोटाइप मतलब रिटर्न टाइप, नाम और आर्गुमेंट लिस्ट। बिल्कुल सही। रिटर्न टाइप इस फंक्शन की होनी चाहिए इंटीजर, क्योंकि मैं 1 और 0 रिटर्न करने की बात कर रहा हूं। और आर्गुमेंट टाइप इस फंक्शन की होनी चाहिए कैरेक्टर। बूलियन नहीं होता है सी में मनीष, क्लियर? सी में बूलियन का काम इंट से चलाना पड़ता है। पाइथन होती तो जरूर हम बूल मान लेते, जावा होती तो भी हम बूलियन मान लेते, सी प्लस प्लस होती तो भी हम बूल मान लेते, बट अनफॉर्चुनेटली सी में बूल का काम इंट करता है, इसलिए रिटर्न टाइप इंट होगी। नाम होगा इज ऑपरेंड, आर्गुमेंट टाइप होगी कैर। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो इस कोड में मुझे बनाना है, उस फंक्शन का नाम मुझे रखना है कैलकुलेट। ये जो कैलकुलेट फंक्शन है, इसे हम तब कॉल करेंगे जब हमें कैरेक्टर एरे में से एक ऑपरेटर मिलेगा। और कैलकुलेट का काम क्या है? हम कैलकुलेट को स्टैक से पॉप करे गए दोनों एलिमेंट और वो जो एरे से ऑपरेटर आया है वो भेजेंगे। कैलकुलेट
इन दोनों एलिमेंट पे इस ऑपरेटर को अप्लाई करके कैलकुलेशन करेगा और उस कैलकुलेशन का रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा। दोबारा सुनिए, हमें एक फंक्शन बनाना है कैलकुलेट के नाम से, जिसे हम तब कॉल करेंगे जब हमें एरे में ऑपरेटर मिलेगा। उस वक्त हम स्टैक से जो दो एलिमेंट पॉप कर रहे होंगे वो दो एलिमेंट कैलकुलेट को भेजेंगे, उन दो एलिमेंट के साथ साथ ऑपरेटर भी कैलकुलेट को भेजेंगे। कैलकुलेट उस ऑपरेटर के बेसिस पर इन दो एलिमेंट्स पे ऑपरेशन करेगा और ऑपरेशन का रिजल्ट हमें वापस देगा। तो मुझे कैलकुलेट की प्रोटोटाइप बताइए। जवाब सबसे चाहिए मुझे। वाई ओनली वेरी फ्यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों के जवाब कहां हैं? परफेक्ट। फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी फ्लोट, बिल्कुल सही। नाम होगा फंक्शन का कैलकुलेट, पैरामीटर टाइप फ्लोट, फ्लोट कैप। ये फ्लोट क्यों जा रहे हैं इसको, कैलकुलेट को फ्लोट क्यों जा रहा है एज एन आर्गुमेंट? इसलिए जा रहा है, दिमाग लगाइए, क्योंकि स्टैक फ्लोट्स का है। हम स्टैक से ही तो एलिमेंट पॉप करके कैलकुलेट को भेजेंगे। तो इफ स्टैक इज अ स्टैक ऑफ फ्लोट्स तो कैलकुलेट की आर्गुमेंट टाइप फ्लोट होगी, और जब कैलकुलेट की आर्गुमेंट टाइप फ्लोट है तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न टाइप भी फ्लोट होगी। समझ आ रहा है? गुड। अगला फंक्शन सुनिए ध्यान से। अगला फंक्शन है सॉल्व। सॉल्व क्या करेगा? ये पूरी एल्गोरिदम हम लोग सॉल्व में इंप्लीमेंट करेंगे। गौर से सुनिएगा, ये पूरी एल्गोरिदम हम लोग सॉल्व में इंप्लीमेंट करेंगे। सॉल्व को कॉल कौन करेगा? सॉल्व को कॉल मेन करेगा। मेन सॉल्व को क्या भेजेगा? मेन सॉल्व को पोस्टफिक्स एरे भेजेगा। वो एरे भेजेगा, वो स्ट्रिंग भेजेगा जिसमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन स्टोर्ड है। सॉल्व क्या करेगा? सॉल्व ये पूरी एल्गोरिदम अप्लाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व के ही अंदर से ये फंक्शंस कॉल होंगे। पुश, पॉप, इज, ऑपरेंड, कैलकुलेट सब सॉल्व के अंदर से कॉल होंगे। और सॉल्व जो फाइनल रिजल्ट है वो मेन को रिटर्न कर देगा, और मेन उस रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। दोबारा सुनिएगा, सॉल्व का काम है इस पूरी एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करना। सॉल्व को कॉल मेन करेगा। मेन सॉल्व को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पास करेगा जो यूजर से इनपुट कराई गई होगी मेन में, और उस एक्सप्रेशन के ऊपर एल्गोरिदम को अप्लाई करके रिजल्ट जनरेट सॉल्व करेगा, और वो रिजल्ट मेन को वापस दे देगा। सॉल्व की प्रोटोटाइप बताइए। बोलिए बोलिए, सभी लोग बोले, जवाब सबसे चाहिए। बिल्कुल सही। अरे 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 सोमेश, ये स्टैक क्यों जाएगा सॉल्व को? सॉल्व खुद ही बना लेगा स्टैक, मेन नहीं भेजेगा सॉल्व को कोई स्टैक। तो सॉल्व पैरामीटर में लेगा कैरेक्टर का एरे, जिसे आप कैर स्टार से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और जो सॉल्व रिटर्न करेगा वो कुछ टाइप की वैल्यू होगी। ऑब्वियसली बात है, वो वैल्यू होगी ऑफ टाइप फ्लोट। तो सॉल्व रिटर्न करेगा वैल्यू ऑफ टाइप फ्लोट। सॉल्व का पैरामीटर होगा कैरेक्टर का एरे। समझ आया? इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आप लोग सब मेन फंक्शन की कोडिंग लिख के मुझे दिखाइए। मैं आपको बता देता हूं मेन को क्या करना है। मेन को यूजर से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लेनी है, कैरेक्टर एरे में रखनी है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व को भेजनी है, सॉल्व से रिजल्ट रिसीव करना है, और रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर देना है। एक बार फिर सुनिए। अब आप मुझे मेन फंक्शन की बॉडी लिख के दीजिए। मेन क्या करेगा?
मेन यूजर से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लेगा, लेकर कैरेक्टर एरे में स्टोर करेगा, फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व फंक्शन को पास करेगा कॉल करते हुए, और सॉल्व से आने वाले रिजल्ट को मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो फटाफट मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिख के दिखाइए। जल्दी बनाए मेन, इतना टाइम? मेन तो सबसे सिंपल है। जल्दी बनाइए मेन, व्हाई सो मच टाइम? बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है? इतने से कोड में इतना टाइम? और नहीं बन पा रहा तो बताइए जल्दी, मैं लिखूं। टाइम वेस्ट नहीं करिए। नहीं बन रहा है तो लिख दीजिए कैन नॉट डन, कैन नॉट बी डन। कोई बात नहीं, श्योर नहीं है, लिखो तो। कोई बात नहीं ना, गलत ही तो होगा। गलत होने से क्या होगा, फीस थोड़ी बढ़ जाएगी बैच की। घबरा क्यों रहे हैं? लिखिए। क्वेश्चन बस इतना सा है, जानवी, आपको मेन बनाना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इस प्रोग्राम के लिए मेन फंक्शन की बॉडी लिखनी है आप लोगों को। मेन का काम है यूजर से एक्सप्रेशन लेना, कैरेक्टर एरे में रखना, उस कैरेक्टर एरे को सॉल्व को पास करना, और आने वाले रिजल्ट को प्रिंट कर देना। चलिए, मेन नहीं हो रहा है आप लोगों से मतलब। जितनों का फॉर लूप,
रुद्रेश, कैरेक्टर एरे में फॉर लूप लगा के इनपुट नहीं लेते हैं। फॉर लूप लगा के इनपुट इंटीजर एरे में लिया जाता है। कैरेक्टर एरे में कभी लूप लगा के इनपुट नहीं लेते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि यूजर इनपुट कितना बड़ी स्ट्रिंग देगा? आपको क्या पता? आपने 10 कैरेक्टर लिया, जरूरी थोड़ी है मेरी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में 10 ही कैरेक्टर होंगे। इसलिए कैरेक्टर एरे में कभी लूप नहीं लगता है इनपुट लेते वक्त। तो अब आपका कोड होगा void main। मेन में लेंगे आप दो वेरिएबल, एक लेंगे आप कैरेक्टर के एरे पोस्टफिक्स के नाम से, लेट्स से 20 का है। एक आप लेंगे फ्लोट वेरिएबल आंसर के लिए, ठीक है। इसके बाद आप यूजर से बोलेंगे वाया printf एंटर अ वैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब आप सबने सी पढ़ी है, कैरेक्टर एरे में इनपुट कैसे लेते हैं बताइए जरा। स्ट्रिंग्स में इनपुट कैसे लिया जाता है सी लैंग्वेज में? हाउ डू वी एक्सेप्ट इनपुट इन अ स्ट्रिंग? जल्दी जल्दी बोलिए, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। गेटएस से लिया जाता है और स्कैनएफ से नहीं ले सकते? क्या स्कैनएफ से स्ट्रिंग में इनपुट नहीं लिया जा सकता? यस और नो? ले सकते हैं अगर इनपुट में स्पेसेस ना हो। तो क्या हमारे इनपुट में स्पेस होगी? क्या जो यूजर हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन देगा उसमें स्पेस होगी? नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, हम वैलिड एक्सप्रेशन मान रहे हैं, वैलिड में स्पेस का कोई रोल ही नहीं है। तो हमारा कोड हो जाएगा स्कैनएफ %s कॉमा पोस्टफिक्स, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व को कॉल करेंगे। सॉल्व को पोस्टफिक्स एरे एज एन आर्गुमेंट पास कर देंगे और जो सॉल्व से आंसर आएगा वो हम दिखा देंगे बाय सेइंग ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, %f कॉमा आंसर फॉलोड बाय क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। जवाब दीजिए, समझ आ रहा है जो दिख रहा है स्क्रीन पे? और नहीं आ रहा है तो पूछिएगा जरूर। आ रहा है तो बोल दीजिए क्लियर, मैं आगे बढ़ूं। जितना कोड इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर एक एक लाइन समझ आ रही है तो क्लिक किए, मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं आ रही है तो बोलिए आई हैव अ डाउट, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप डाउट पूछिए। अब थोड़ा सा आपको अपना हेजिटेशन ड्रॉप करके इंटरैक्टिव बनना ही पड़ेगा। चुप बिल्कुल मत बैठिएगा। अगर मैं कुछ बोलता हूं करने को, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो जितना हो रहा है आप उतना करिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कोडिंग आने वाली है। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप कोई बात नहीं, बस इतना लिख देना नहीं हो रहा या डाउट है मुझे, तो कम से कम मुझे पता चलेगा किस हिसाब से आप लोगों को क्लास देनी है, किस हिसाब से चीजें क्लियर करनी है। मैं क्वेश्चन देता हूं, आप में से आधे से ज्यादा लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं आप। तो मुझे कैसे पता चलेगा आप बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इतना इंटरैक्टिव तो होना पड़ेगा ना आपको, हाँ कि ना? इसके लिए भी अब मुझे बोलना पड़ेगा, जो पूछा उसके लिए हाँ या ना बोलो। बताओ, इसके लिए भी मैं बोलूं आपको पर्सनली कि बेटा जब सर कुछ पूछते हैं तो हाँ ना तो बोल दिया करो। जब तक आप इंटरैक्टिव नहीं होंगे कैसे अपन क्लास को आगे बढ़ाएंगे? ये फिजिकल क्लासरूम नहीं है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप निभा सकते हैं ना कि आप यस नो बोलें या कम से कम पूछ सकें अपने डाउट्स। इससे ज्यादा तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि आप सब परफेक्ट करके दीजिए। मुझे मालूम है डेटा स्ट्रक्चर समझ में आओ बहुत बड़ी बात है, डेटा स्ट्रक्चर में कोड बनने लगे वो उससे बड़ी बात है। लेकिन यकीन मानिए आप 1 महीने में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट अपने में देखेंगे अगर आप ऑनेस्टी के साथ क्लास करते हैं, जो मैं कहता हूं उसे इंप्लीमेंट करते हैं। और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप डाउट्स पूछिए, तभी तो आप सीखेंगे। आप परफेक्ट होते तो आप क्यों पढ़ते हैं यहाँ पर? आप परफेक्ट होते तो आप खुद ही पढ़ लेते। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप परफेक्ट नहीं है तभी तो आप यहाँ आए हैं। इसलिए हेजिटेशन छोड़िए और प्लीज इंटरैक्टिव बनिए। मैं देख रहा हूँ क्लास में बैठे हैं 40-45 स्टूडेंट, जवाब मुझे सिर्फ 10-15 बच्चे दे रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। और अगर नहीं पढ़ना है तो फिर आप क्लास में आ क्यों रहे हैं? इंटरैक्टिव नहीं होना है आपको, आप वीडियो से पढ़ लीजिए। इसलिए प्लीज मुझे अब अगली बार ये लेक्चर देने पे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं आपको बोलूं कि आप इंटरैक्टिव हो। प्लीज इंटरैक्टिव होइए।
अपनी हेजिटेशन छोड़िए। चलिए अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड पे, दैट इज सॉल्व। सबसे पहली बात, मैं सॉल्व को ये मानते हुए बना रहा हूं कि बाकी जितने फंक्शंस दिख रहे हैं सब ऑलरेडी डिफाइन करे जा चुके हैं, तो मैं इनको सीधे सॉल्व में से कॉल करूंगा। पहले हम सॉल्व बनाएंगे, जब सॉल्व बन जाएगा आपको सॉल्व समझ में आ जाएगा, फिर हम ये बाकी पुश पॉप इज ऑपरेंड कैलकुलेट इनकी तरफ बढ़ेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्व की कोडिंग करने जा रहे हैं, ये एज्यूम करते हुए कि रेस्ट ऑल फंक्शंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट। अब आ जाइए सॉल्व पे, यहां से शुरू होता है आपका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। ये है एक्चुअल डीएस जो अब आप लिखने जा रहे हैं, वो तो सी थी जो आपने मेन लिखा। सबसे पहले सॉल्व का हेडर, हेडर किसे बोलते हैं? हेडर बोलते हैं फंक्शन के फर्स्ट स्टेटमेंट को। तो सॉल्व का हेडर होगा फ्लोट सॉल्व, पैरामीटर टाइप में आएगा कैर पोस्ट फिक्स 20। ठीक है, अगर आपने सी पढ़ी हो, बेसिक्स क्लियर हो, तो कैरेक्टर पोस्ट फिक्स 20 की जगह आप कैरेक्टर पॉइंटर पी भी ले सकते हैं, क्योंकि जब एरे पास होता है तो एक्चुअल में पास उसका एड्रेस ही होता है, बट पॉइंटर थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। अभी डेटा स्ट्रक्चर उतना फुल स्विंग में आया नहीं है कि आप पॉइंटर्स में कंफर्टेबल हो, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंटर अवॉइड करके कैरेक्टर का एरे ले लिया है। सी हमें दोनों स्टाइल देती है, आप एरे को एरे स्टाइल में रिसीव कर लें या एरे को पॉइंटर स्टाइल में रिसीव कर लें। ठीक है, अब बताइए इस फंक्शन के अंदर मुझे कुछ लोकल वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ वेरिएबल वगैरह बनेंगे इस फंक्शन के अंदर जो हमें इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे, राइट। सबसे पहले एक स्टैक लगेगा, जल्दी जल्दी बोलिए, लगेगा? यस, एक स्टैक लेना पड़ेगा हमें एस। इसके अलावा लूप वगैरह चलाना पड़ेगा, वो जो पोस्ट6 एरे आया है उस पर आपको लूपिंग करनी पड़ेगी। तो लूप चलाने के लिए एक इंटीजर आई भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और कैरेक्टर एरे से एक एक कैरेक्टर उठाने के लिए एक कैरेक्टर भी लगेगा। आपकी एक्सप्रेशन, आपकी एल्गोरिथम का पार्ट था ना, स्कैन दी एक्सप्रेशन वन कैरेक्टर एट अ टाइम, तो फिर कैरेक्टर एरे से एक एक कैरेक्टर पिक करेंगे, उसके लिए मैंने सी एच लिया हुआ है, हालांकि ये सी एच अवॉइड कर सकते हैं आप। फिर कुछ फ्लोट वेरिएबल्स भी लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जब ऑपरेटर आएगा तब आप पॉपिंग करेंगे ना स्टैक से, करेंगे? कितने एलिमेंट्स पॉप करेंगे एक बार में? दो करेंगे, तो आपको दो वेरिएबल चाहिए ना, एक OP1 एक OP2, फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड रखने के लिए, राइट। और एक हमें चाहिएगा रिजल्ट जो कैलकुलेट के आंसर को रखेगा। ठीक है, इतने वेरिएबल की आपको जरूरत पड़ेगी। अब हमारा पहला स्टेप होगा टॉस को इनिशियलाइज कर देना विद -1। ठीक है, अब आपकी एल्गोरिथम कहती है एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट वन कैरेक्टर एट अ टाइम लेकर स्कैन करो। कहने का मतलब कैरेक्टर एरे पे लूप इटरेट करो। बताइए सी लैंग्वेज में कैरेक्टर एरे पे लूप इटरेट कैसे करते हैं, कहां से शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं? सी लैंग्वेज में कैरेक्टर एरे पे लूप कैसे इटरेट करते हैं, कहां से शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं? बिल्कुल सही अर्पित, शुरू करते हैं 0 से और जाते हैं नल कैरेक्टर तक। सी लैंग्वेज है ना, तो सी लैंग्वेज में तो कैरेक्टर एरे के लास्ट में नल होता है ना, यस और नो? बैकस्लैश 0 होता है ना एरे के लास्ट में। तो बस आप अपना लूप चलाएंगे जो शुरू होगा 0th सेल से और जाएगा \0 तक। अब वो लूप के लिए क्या कोड लिखा जाएगा? उसके लिए कोड होगा फॉर I इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन followed by postfix I is not equal to \0 सेमीकोलन I++। ये लूप समझ आ रहा है? यस और नो? आ रहा है, वेरी गुड। अब एल्गोरिथम का फर्स्ट पार्ट, एल्गोरिथम कहती है एक एक कैरेक्टर उठाकर सी एच में रखो, तो मैं लिखूंगा सी एच इक्वल टू पोस्टफिक्स आई। क्या आ जाएगा सी एच में बताइए, जल्दी जवाब दीजिए, सी एच में क्या आ जाएगा? शाबाश, कैरेक्टर आ जाएगा। क्या करना है अब इस कैरेक्टर को लेकर?
क्या करें, इसको पुश कर दें सीधे स्टैक में? नहीं, चेक करना है। कौन चेक करेगा कि ये कैरेक्टर ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है? कौन चेक करेगा? चेक करेगा इज ऑपरेंड। ये बनाया है ना हमने इज ऑपरेंड फंक्शन, ये चेक करेगा। तो अब हम लोग इज ऑपरेंड को कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल कैसे करेंगे? कॉल इफ लगाकर करेंगे। तो हमारा कॉल होगा अगर इज ऑपरेंड, इफ इज ऑपरेंड सी एच डबल इक्वल्स टू 1। इज ऑपरेंड हमें 1 या 0 देगा ना, है ना? अगर इज ऑपरेंड ने 1 दिया तो इसका क्या मतलब है? अगर इज ऑपरेंड ने अपन लोगों को 1 दिया तो इसका क्या मतलब है? जल्दी जल्दी बोलिए। तो इसका मतलब है कि हमें जो कैरेक्टर मिला है वो ऑपरेंड है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे पुश करेंगे स्टैक में। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, बहुत ध्यान से स्क्रीन देखिएगा। जब हम पुश करेंगे तो यहां तो आ जाएगा एड्रेस ऑफ एस, कॉमा के बाद क्या लिखेंगे आप बता सकते हैं? कॉमा के बाद क्या लिखेंगे आप बता सकते हैं? नहीं मनीष, कॉमा के बाद हम लिखेंगे CH-48। अब आएगा ट्विस्ट, ये CH-48 का फंडा क्या है? ये तो कभी देखा ही नहीं हमने सी में। बताता हूं मैं ये -48 मैंने क्यों करा। एक बार फिर मुझे मुझे बताइए, जो आपके पास CH है वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है ना? बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए, है ना? इमेजिन करिए CH में 1 आता है, इमेजिन करिए। तो आप बताइए स्टैक में क्या जाना चाहिए? बोलिए बोलिए बोलिए, इसमें तो प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें तो लॉजिक है। अगर यहाँ 1 है तो स्टैक में शाबाश 1.0 जाना चाहिए, जाना चाहिए ना 1.0, या 1 भी चलो ठीक है, 1 मान लिया, डजेंट मैटर। ठीक है, अब आप ये बताइए, अगर मैं इस CH को इंटीजर में टाइप कास्ट करता हूं, बल्कि मैं तो टाइप कास्ट भी नहीं कर रहा, मैं तो इसको ऐसे भेज देता हूं एड्रेस ऑफ एस कॉमा CH, तो कंपाइलर इस CH में 1 देखेगा। 1 को वो एज अ कैरेक्टर देख रहा है कि एज एन इंटीजर देख रहा है? कंपाइलर इस समय 1 को एज अ कैरेक्टर देख रहा है। और आप याद करिए अपने बेसिक्स, अगर 1 एज अ कैरेक्टर है तो इंटीजर बनाने के लिए कंपाइलर उसकी आस्की यूज करेगा, और 1 की आस्की 1 नहीं होती है, 1 की आस्की 49 होती है। तो आपके स्टैक में क्या पुश होगा? आपके स्टैक में 49 पुश हो जाएगा, 49 पुश हो जाएगा आपके स्टैक में, अगर आपने CH को ऐसे ही पास कर दिया। इवन अगर आपको लगता है सर हम टाइप कास्ट कर देंगे, इंट CH या फ्लोट CH लगा देंगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला, ये दोनों भी आपको 49 ही देंगे। क्यों देंगे 49? क्योंकि आप जब टाइप कास्टिंग करेंगे तो कंपाइलर आस्की ही उठाता है। कैसे उठाता है आस्की? इसका भी आप बेसिक रिवाइज करिए। अगर मेरे पास CH के अंदर A है और मैं कंपाइलर सॉरी कंपाइलर से कहता हूं x इक्वल टू INT ऑफ CH, तो आप मानते हो x में 65 आएगा, एक आस्की। और अगर मैं सिर्फ x इक्वल टू CH कहता तब भी 65 ही आता, तब कौन सा कुछ और हो जाता। तो मतलब टाइप कास्टिंग हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी। टाइप कास्टिंग 1 को कैरेक्टर से आस्की में कन्वर्ट करवा देगी, लेकिन 1 बनाना है। यस और नो? जसलीन का डाउट है अगर कैरेक्टर ABC फॉर्म में एक्सप्रेशन में हो तो बेटा हमारे जो ऑपरेंड्स हैं जसलीन, वो डिजिट्स वाले नहीं होंगे, तो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट ही कैसे होगी? आप क्या इनफिक्स को इवैल्यूएट कर लोगे अगर मैं आपको A+B/C दूं? बताओ जसलीन, सोचो आप थोड़ा सा। अगर मैं आपको बोलता हूं चलो आप पोस्टफिक्स छोड़ो, इसका आंसर बताओ जसलीन क्या होगा? बताओ। अगर मैं इनफिक्स में A+B/C आपको लिख के दूं तो आप मुझे इसका आंसर बता दोगे क्या होगा? नहीं बता पाओगे। ये तभी बता पाओगे आप जब ABC क्या हो। इसका आंसर तभी निकलेगा जब ये वेरिएबल्स हो, जब ये वेरिएबल्स हो तब आप सॉल्व कर पाओगे ना इसको इनफिक्स में, तब तो इसका कुछ आंसर दे पाओगे आप मुझे। अभी तो आप बस मुझे थ्योरी दे दोगे सर B और C पहले मल्टीप्लाई होंगे, उसका रिजल्ट जाकर A में ऐड होगा और फिर आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो यूजर हमें डिजिट्स वाले ही एक्सप्रेशन देगा, अपन ये मानकर चल रहे हैं, वरना ये कोड फेल हो जाएगा।
ये जो हम वैलिड बोल रहे हैं ना, वैलिड का मतलब क्या है? वैलिड का मतलब है इसमें डिजिट्स होने चाहिए। हमने जितने एग्जाम्पल ट्रेस करे डिजिट लेकर ही तो करे। अगर यहाँ पर यूजर ने हमें अल्फाबेट्स दे दिए होते तो एक्सप्रेशन आस्की बेस पर सॉल्व होती, फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। चलिए, तो अब आगे की बात सुनिए। जो मेन बात है आपको समझाने वाली वो ये है कि हमारी टाइपकास्टिंग कोई मदद नहीं करेगी। ये समझ आया आपको? जल्दी जल्दी बोलिए, आया? तो अब हम इसको वन कैसे बनाएंगे? तो याद करके बताइए, अगर वन का आस्की 49 है तो जीरो का कितना होगा? बोलिए बोलिए, अगर वन का आस्की 49 है तो जीरो का 48 होगा। अगर जीरो का आस्की 48 है तो हमने यहां पर क्या लिखा है? CH-48 लिखा है। कंपाइलर को CH में वन दिख रहा है। क्या कंपाइलर वन को 49 कर देगा? इतना तो कंपाइलर भी समझता है ना कि कैरेक्टर की आस्की उठानी है। ये बन जाएगा 49 - 48। कितना आएगा 49 - 48 बताइए? वन। ये वन आपके स्टैक में पुश हो जाएगा। इसी तरह से इमेजिन करिए, यहां वन की जगह 3 होता, आपके कैरेक्टर एरे से 3 आया होता, तो ये जो CH है इसमें 3 आता। अगर CH में 3 आता तो कंपाइलर मैथ्स करते वक्त 3 की आस्की उठाता, मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान 3 की आस्की उठा लेता। 3 की आस्की कितनी होगी? 51 होगी। 51 - 48 कितना होगा? 3 होगा। स्टैक में 3.0 पुश हो जाएगा। आया समझ? ये जो मैंने लिखा है, क्यों लिखा है CH-48? क्या रीजन है? रीजन ये है कि मुझे डिजिट की आस्की नहीं भेजनी है स्टैक में, मुझे उस डिजिट का फेस वैल्यू भेजनी है। फेस वैल्यू मतलब, फेस वैल्यू मतलब अगर 1 है तो 1 जाए, 4 है तो 4 जाए, 5 है तो 5 जाए। क्लियर? दैट इज द रीजन वी हैव मेड यूज ऑफ CH-48। आई होप इट इज क्लियर। जल्दी जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है, इसका आपको प्रैक्टिकल दिखा दूं अगर डाउट हो दिमाग में तो। इसका छोटा सा कोड बना के दिखा दूं या क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ू? शाबाश, गुड। चलिए, अब अगर अपन इस इफ में नहीं गए तो इसका क्या मतलब है? जल्दी बोलिए। अगर अपन इस इफ में नहीं गए तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर है तो फिर एल्स में आएंगे। यस। क्या सीखा आपने? क्या करेंगे एल्स में आकर? अगर ऑपरेटर है तो, अगर ऑपरेटर है तो क्या करेंगे? तो पॉप करेंगे। यही सीखा था, पॉप करेंगे। राइट, कितने पॉप करेंगे? 2 पॉप करेंगे। पहले कौन पॉप होगा? जल्दी बोलिए, पहले कौन पॉप होगा? फर्स्ट ऑपरेंड के सेकंड ऑपरेंड? गलत गलत गलत, पहले सेकंड ऑपरेंड पॉप होगा। स्टैक में हम काम कर रहे हैं, लीफो पे काम कर रहे हैं, तो जो ऊपर बैठा है वो सेकंड ऑपरेंड है ना। जो स्टैक में ऊपर बैठा है वो सेकंड ऑपरेंड है ना। तो आप लिखोगे OP2 इक्वल टू पॉप एड्रेस ऑफ एस। और जो इसके नीचे बैठा है वो फर्स्ट ऑपरेंड है, तो OP1 इक्वल टू पॉप एड्रेस ऑफ एस। हो गया OP2 OP1 में पॉप का रिजल्ट स्टोर। अब फिर आप क्या करोगे? बोलिए बोलिए बोलिए, अब क्या करोगे? अब आप कॉल करोगे कैलकुलेट। अब कैलकुलेट कॉल होगा ना, राइट? तो अब आप लिखोगे रिजल्ट इक्वल टू कैलकुलेट, जिसे पास करेंगे आप OP1 OP2 और CH। और जो रिजल्ट में आएगा उसका क्या करें? जो रिजल्ट में आया उसका क्या करें? हाँ हाँ, रिटर्न क्यों कर दें? पुश करेंगे दोबारा स्टैक में। जो रिजल्ट में आया वो स्टैक में जाएगा। पुश तो करेंगे जब एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी, रिटर्न सॉरी करेंगे जब एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी। अभी रिटर्न क्यों करेंगे? ठीक है, अभी आपका फॉर लूप फिनिश हुआ। CH क्यों मतलब? क्या डाउट है हर्ष? मैं समझा नहीं। अनम्यूट करूं?
बोलिए हर्ष, कौन से CH को लेकर डाउट है आपको? सर ये रिजल्ट कैलकुलेट OP1 OP2 और CH। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? पूरी लाइन ही समझ में नहीं आ CH2 रही। भी है सर इसमें। CH समझ में नहीं आ रहा। कैलकुलेट को क्या करना है? कैलकुलेट को जो ऑपरेंड्स थे उनको हाँ, उनको क्या करना है? सॉल्व करना है सर। कैसे सॉल्व करना है? जैसे अगर ऑपरेंड है 3 और 4, तो कैलकुलेट क्या करेगा 3 और 4 पे? 3 + 4। कैसे सोचा आपने कि प्लस ही करेगा? सर जो अच्छा CH में सर वो कैरेक्टर होगा क्या? हम्म अब ऑपरेटर कौन होगा से? सर CH में। हाँ, जो ऑपरेशन करना है वो CH ही तो बताएगा ना। अपन कैसे कह सकते हैं कि अगर स्टैक ओके से 3 और 4 बाहर आए तो प्लस ही होगा? 3 और 4 पे इंटू भी तो कर सकते हैं। अब प्लस करना है कि इंटू करना यस है कि सर। माइनस करना है, उसके लिए ऑपरेटर तो चाहिए। वो ऑपरेटर CH है। क्लियर? ओके जी सर। चलिए, अब जब आपका ये फॉर लूप खत्म होगा तो कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर निकलेगा। क्या करना है बाहर निकल के? बोलिए बोलिए, बाहर निकल के क्या करना है? हो गया एल्गोरिथम खत्म, फॉर लूप फिनिश हो गया, सब हो गया। अब क्या करें? अब आप स्टैक से पॉप कर ले। किसे पॉप कर ले? फाइनल आंसर को। और इस आंसर को करवा दें आप रिटर्न। ये रिटर्न होकर कहां जाएगा? ये रिजल्ट रिटर्न होकर यहां से कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा आंसर में, मेन के पास। मेन आंसर को कर देगा प्रिंट। इतना समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको कर लीजिए आप फटाफट मेरे साथ सॉल्व। ये है हमारा पोस्ट फिक्स एरे, जिसके अंदर इनपुट है 2 6, जो अभी अभी आपने सॉल्व करा था, मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1 -8 प्लस, और यहां पर है नल कैरेक्टर, और ये सब अपने कैरेक्टर फॉर्म में, भूलिएगा मत। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा था? अभी अभी आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा है, इसका आंसर कितना आ रहा था? इसका आंसर 11 आ रहा था। तो हमारे इस प्रोसेस से भी रिजल्ट 11 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा स्टैक है। करिए आप पूरे फॉर लूप को ट्रेस। ठीक, सबसे पहले बताइए टॉस कहां पे बैठा है? टॉस बैठा है -1 पे। ठीक है, ये टॉस है -1 पे। एल्गोरिथम स्टार्ट होती है, आई को सेट करते हैं आप 0 पे। कंडीशन टेस्ट होती है पोस्ट फिक्स आई नॉट इक्वल टू बैकशेस 0। क्या है पोस्ट फिक्स आई में, बताइए जरा। पोस्ट फिक्स आई में क्या है? 2 है, राइट। 2 नल कैरेक्टर तो नहीं है ना? 2 नल कैरेक्टर तो नहीं है, नहीं है, तो कंडीशन ट्रू। अंदर आए, अंदर आकर CH वेरिएबल के अंदर हमारे प्रोग्राम ने 2 को कॉपी करा। ठीक है, अंदर आकर CH वेरिएबल में 2 स्टोर हुआ। ये हमारा CH वेरिएबल, पर याद रखिएगा ये 2 कैरेक्टर फॉर्म में स्टोर्ड है। इस ऑपरेंड 2 को देखकर क्या रिटर्न करेगा? फटाफट जवाब दीजिए। इस ऑपरेंड 2 को देखकर 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 एक ऑपरेंड है। अंदर जाएंगे, एल्गोरिथम कॉल करेगी पुश को एड्रेस ऑफ एस कॉमा CH -48। अभी जो CH है इसकी जगह क्या जाएगा? इसकी जगह 50 जाएगा। 50 2 है ना, तो 2 का आस्की 50 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 50 -48। 50 -48 कितना होता है? 50 -48 का रिजल्ट 2 आएगा, राइट। ये 2 आपके स्टैक में पुश हो जाएगा 2.01 के। ठीक है, जब पुश होगा तो रिकॉल करिए, पुश फंक्शन टॉस को बढ़ा भी देगा। हमें टॉस नहीं बढ़ाना है, टॉस को प्लस प्लस करने का काम पुश के अंदर करा जा रहा है। ठीक है, अब बताइए इफ चलाए तो एल्स भी चलेगा? इफ चलाए तो एल्स भी चलेगा? नहीं, कंट्रोल एल्स को छोड़कर चला जाएगा I++ पे। आई आ जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पे। इंडेक्स 1 पे कौन है? इंडेक्स 1 पे कौन है? इंडेक्स 1 पे 6 है,
राइट। 6 भी अपने कैरेक्टर फॉर्म में, ठीक है। फिर से इज ऑपरेंड को 6 भेजेंगे, इज ऑपरेंड 6 को देखकर क्या देगा, इज ऑपरेंड 6 को देखकर क्या देगा, जल्दी बोलिए। इज ऑपरेंड 6 को देखकर अपन को रिटर्न करेगा फिर से 1, राइट। 1 रिटर्न करने का मतलब ये एक ऑपरेंड है, 1 रिटर्न करने का मतलब ये ऑपरेंड है, वेरी गुड। 1 रिटर्न करने का मतलब ये एक ऑपरेंड है, ठीक। ऑपरेंड है तो फिर से इफ में जाएंगे, आपकी बार फिर पुश कॉल होगा CH-48, यहाँ CH की जगह क्या पास होगा, 6 का ASCII 54 होता है, 54 - 48 तो 6 आ जाएगा, तो स्टैक में पुश 6.0 हो जाएगा। टॉस बढ़ेगा, टॉस के बढ़ने पर यहाँ 6.0 आएगा। फिर कंट्रोल I++ पे जाएगा, I को बढ़ाकर इंडेक्स 2 पे लाएंगे, इंडेक्स 2 पे स्टार मौजूद है, तो हमारे CH के अंदर क्या आएगा, हमारे CH में स्टार आएगा। स्टार को देखकर इज ऑपरेंड क्या देगा, जल्दी बोलिए। स्टार को देखकर इज ऑपरेंड क्या देगा, स्टार को देखकर इज ऑपरेंड अपन को रिटर्न करेगा 0, करेगा, गुड। वो अपन को रिटर्न करेगा 0, 0 रिटर्न करेगा तो एल्स चलेगा, वेरी गुड, एल्स चलेगा, ठीक है। एल्स चलेगा तो कॉल पॉप 2 बार होगा, एक बार OP2 के लिए, एक बार OP1 के लिए। क्या आएगा OP2 में बताइए, पॉप के कारण OP2 में पॉप होकर आएगा 6.0, OP1 में क्या आएगा, OP1 में आएगा 2.0 आएगा, राइट। 6.0 और 2.0 पॉप होंगे, पॉप होकर OP2 और OP1 में आ जाएंगे। जब ये पॉप होंगे तो स्टैक खाली हो जाएगा, यस, स्टैक खाली हो जाएगा, टॉस एक स्टेप और नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कैलकुलेट कॉल होगा, कैलकुलेट को पास होगा 6.0, 2.0 और CH, 6.0, 2.0 और CH में क्या है, बोलिए बोलिए, CH में स्टार है, तो कैलकुलेट क्या रिटर्न करेगा, कैलकुलेट रिटर्न करेगा 12.0, राइट। वो 12.0 रिजल्ट में आएगा और रिजल्ट के कारण पुश हो जाएगा वापस स्टैक में, तो स्टैक में 12.0 पुश हो जाएगा, टॉस इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये टॉस का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप इमेजिन कर रहे हैं, पुश पॉप के अंदर हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये पुश पॉप के अंदर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अगले लेक्चर में हम इसका कोड देखेंगे। फिर कंट्रोल जाएगा I++ पे, I बढ़कर इंडेक्स 3 पे पहुंचा, इंडेक्स 3 पे कौन है, इंडेक्स 3 पे 3 है, CH के अंदर क्या आया, CH के अंदर 3 आया एज अ कैरेक्टर। इज ऑपरेंड 3 को देखकर भी 1 देगा, यस 1 देगा, तो चले जाएंगे इफ के अंदर। 3 का ASCII कितना होता है, बोलिए जरा, 3 का ASCII 51 होता है, तो ये बना 51 - 48, 51 - 48 का मतलब 3.0 पुश होगा, तो यहाँ 3.0 पुश हुआ, टॉस बढ़कर इंडेक्स 1 पे आ गया। एल्स वाला पार्ट स्किप होकर फिर I बढ़ेगा, इंडेक्स 4 पे आएगा, इंडेक्स 4 पे अपॉन है, तो CH के अंदर अपॉन आएगा, ध्यान दीजिएगा। CH में अपॉन आएगा तो इज ऑपरेंड क्या देगा, इज ऑपरेंड 0 देगा, 0 देने के कारण कोड एल्स में आएगा। अब की बार क्या पॉप होगा OP2 के लिए, OP2 के लिए पॉप 3.0 होगा। OP1 में क्या पॉप होकर आएगा, OP1 में पॉप 12.0 होकर आएगा, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा 2 बार पॉप चलने के कारण। और अब जब कॉल करेंगे आप कैलकुलेट को, तो आप कैलकुलेट को क्या पास करेंगे, OP1 की जगह और OP2 की जगह और CH की जगह। OP1 की जगह आप पास करेंगे 12.0, OP2 की जगह पास करेंगे 3.0, CH की जगह पास होगा अपॉन। कैलकुलेट क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा 12.0 अपॉन 3.0 का रिजल्ट विच इज 4.0, और आपका कोड 4.0 को स्टैक में पुश कर देगा। फिर कोड जाएगा I++ पे, I की वैल्यू बढ़कर इंडेक्स 5 पे आएगी, अंदर आएंगे, इस बार CH के अंदर 1 आएगा, 1 को देखकर इज ऑपरेंड भी 1 ही देगा क्योंकि 1 एक ऑपरेंड है। फिर से इफ की बॉडी में जाएंगे और अब की बार CH - 48 बनेगा 49 - 48, 49 - 48 मतलब स्टैक में 1.0 पुश हो जाएगा,
टॉस इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद फिर से कंट्रोल आई प्लस प्लस पे आएगा, यहां माइनस मौजूद है, माइनस के कारण सी एच में माइनस आएगा, सी एच में माइनस आने के कारण इज ऑपरेंड क्या रिटर्न करेगा बताएं? इज ऑपरेंड रिटर्न करेगा, वेरी गुड, 0। अगेन एल्स में जाएंगे, OP2 में इस बार क्या आएगा? OP2 में 1.0 आएगा, OP1 में क्या आएगा? 4.0 आएगा। कैलकुलेट को हम लोग क्या क्या भेजेंगे? कैलकुलेट को हम लोग भेजेंगे OP1 और OP2 और CH, मतलब कि 4.0, 1.0 और माइनस। कैलकुलेट रिटर्न करेगा 4.0 माइनस 1.0 विच इज 3.0, और जो स्टैक में 2 एलिमेंट्स थे उनकी जगह पुश हो जाएगा 3.0। फिर कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे, आई आ जाएगा इंडेक्स 7 पे, इंडेक्स 7 पे आने के कारण CH के अंदर आ जाएगा 8। 8 को देखकर इज ऑपरेंड फिर रिटर्न करेगा अपन को 1। 1 रिटर्न करने के कारण पुश कॉल होगा। 8 का आस्की होता है 56, तो ये बना 56 माइनस 48 जो हो जाएगा 8.0, स्टैक में पुश। फिर कंट्रोल आई प्लस प्लस पे आएगा, आई में प्लस है, आई में प्लस आने के कारण CH में भी प्लस आएगा, और CH में प्लस को देखकर इज ऑपरेंड रिटर्न करेगा 0। पहुंचेंगे एल्स पार्ट में, एल्स में पॉपिंग होगी, पॉप करा OP2 में 8.0, OP1 में 3.0, स्टैक हो गया खाली। फिर कॉल हुआ कैलकुलेट, कैलकुलेट को पास हुआ 8.0, 3.0 और साथ में प्लस। कैलकुलेट ने रिटर्न करा 11.0, जो स्टैक में अपन ने कर दिया वापस पुश, तो स्टैक में आ गया 11.0। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे, लेकिन अब नल कैरेक्टर मिलेगा। नल कैरेक्टर के कारण टेस्ट कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, पोस्ट 6 आई में नल आ जाएगा, आई जहां पर है वहां फॉर लूप से बाहर आएंगे, बाहर आकर पॉप कॉल होगा। पॉप क्या पॉप करेगा? 11.0 पॉप करेगा, 11.0 रिजल्ट में आएगा और रिजल्ट रिटर्न होकर पहुंच जाएगा आंसर में, तो आंसर में भी आ जाएगा 11.0, जिसे आप कर देंगे डिस्प्ले। ट्रेस आ गया? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर है ट्रेस पूरा? ठीक है, अब अगले लेक्चर में ये जो बाकी बचे हुए फंक्शंस हैं इन्हें करना है अपन को डिजाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर में आइए, बाकी बचे हुए फंक्शंस का कोड लेते हैं। डाउट है? क्या डाउट है सुमित, बोलिए। अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए आप, क्या डाउट है? हेलो, गुड इवनिंग सर। बोलिए सुमित। सर मैं बोल रहा था जैसे अपन इंट पास कर रहे हैं तो ये तो जो अपना फ्लोट का रहे तो उसमें बाय डिफॉल्ट है तो फ्लोट में चेंज हो जाएगा। बट सर जैसे अपन ने मतलब इंट पास किया है CH-48, सर ऐसे ही हम्म अपने को कैरेक्टर के लिए भी पास करना पड़ेगा ना? क्या मतलब जैसे कैरेक्टर के लिए? जो ऑपरेंड आएंगे जैसे इसमें अपन ऑपरेंड इंट कैरेक्टर और क्यों आएंगे? अगर कैरेक्टर आएंगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? नहीं, जो ऑपरेंड डिजिट्स ऑपरेटर ही आएंगे होंगे सर ना। ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर स्टैक में थोड़ी पुश हो रहा है, नहीं, ऑपरेटर जब को स्टैक अपन पे। नेक्स्ट फंक्शन में अगर करेंगे तो इसे एक कौन सा फंक्शन फंक्शन? में सॉल्व वाले में नहीं, सॉल्व नहीं, कैलकुलेट वाले में। कैलकुलेट वाले में क्या करेंगे? कैलकुलेट वाले में तो अगर स्टार जाएगा तो स्टार पे हम इफ लगा के चेक कर लेंगे स्टार आया है। ओके सर। कैलकुलेट में क्यों भेजेंगे हम CH-48? कैलकुलेट को तो ऑपरेटर मिलेगा, तो ऑपरेटर को वो ऑपरेटर से पहचानेगा, स्टार अपॉन प्लस, डायरेक्ट उस पे इफ लगा के चेक कर लेंगे। ओके सर, तो जो 5 मेजर ऑपरे मतलब ये जो जनरली जैसे हम्म स्टार मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवाइड इन्हीं हम्म को यूज हम्म करेंगे। इन्हीं को तो ओके यूज करेंगे हम। ओके ठीक है। सर, मैं पूछ ये डाउट था जैसे CH कैरेक्टर, तो सर 1 कैरेक्टर है तो इसकी आस्की तो यहाँ पर जब अपन इसको उसमें करते तो सर ये बाय डिफॉल्ट ले क्यों नहीं ले रहा था वैसे? क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप जब डिजिट्स को एज अ कैरेक्टर यूज करते हैं तो वो आस्की में कन्वर्ट होते हैं, अपने एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ओके प्रोग्रामिंग सर। का रूल है ये। ओके सर, थैंक यू। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।